तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टेक सोल्यूशन। जैसा कि हम लोग काफी देर से इस चैनल से जुड़े नहीं थे, लेकिन आज हम ये आरएसी का सब्जेक्ट लेकर आए हैं जहां पे हम रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों में हमारा बीटीयूटी का एग्जाम होने वाला है, तो उसी से रिगार्डिंग हम मैकेनिकल के सिलेबस को रिवीजन के तौर पे कराया जाएगा इस चैनल पे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी ही टिपिकल सब्जेक्ट है और ज्यादातर हमें इसको पढ़ने को देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। इसलिए हम सबसे पहला रिवीजन इसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हर चैप्टर को एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और पूरी तरीके से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल एक ही टॉपिक छूटेगा नहीं, जहां पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस सब्जेक्ट की रिवीजन सीट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आरएसी की आज हम बात करने वाले हैं, आरएसी सब्जेक्ट मींस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से हमें साफ यहाँ पे पता चलता है कि क्या करना है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है हमारा यहाँ पे होता है कि हम रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जो होता है, एसी जिसे बोलते हैं, उसका यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है, इस सब्जेक्ट को लाने का मेन पर्पज भी हमारा यही है कि इस सब्जेक्ट में यूजेस कहाँ है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें घर में आइस को बनाना है, हम आइस का यूज करते हैं, अपने दैनिक जीवन में डेली आइस का यूज करते हैं, या फिर हम कहें तो अब इस टाइम गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो हम देखते हैं कि अपने रूम को ठंडा करना होता है, रूम को कोल्ड करना होता है, तो हम एसी का यूज करते हैं। तो आइस को बनाने के लिए या फिर रूम को ठंडा करने के लिए जो हम यूज करते हैं, आइस को जो बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उसे रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। बट अगर वहीं पे हम किसी रूम को ठंडा करना होता है, कोल्ड करना होता है, मान लीजिए ये हमारा रूम है, इस रूम को ठंडा करना होता है, तो यहाँ पे हम एसी का यूज करते हैं। तो इन्हीं दो चीजों को मिला के, ये जो हमारी दो सिस्टम है, इन्हीं चीजों को मिला के हम आरएसी पूरा सब्जेक्ट हमारा बना हुआ है। तो हम आधे चैप्टर में रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, आधी बुक में, जो कि हमारा लगभग 3 या 4 चैप्टर है, तो जहां पे हम रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, और आधा जो हमारा बचता है वहां पे हम एसी की बात करेंगे, जो हमारा साइकोमेट्रिक से रिलेटेड होता है। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है जो फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन है। देखिए, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन का मीन्स है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे सिंपल हमारा है इस चैप्टर में कि हम यहां पे पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन इसका क्या क्या कहां कहां यूजेज होती है, इसके यूज कहां करते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मतलब कि हमारा जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले रेफ्रिजरेशन है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में हमारा गाड़ी वगैरह जो होती है, या फिर एयरक्राफ्ट जो होता है, वहां पे हम जो रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं, उसका यूज हम पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जहां पे हम किसी चीज को बना, मतलब रेफ्रिजरेशन का हमें कहीं पे प्रयोग करना ही, उसको लगा के प्रयोग करना ही, वही एप्लीकेशन कहलाता है, अगर वो जो डिजायर्ड चीज हमें देती है। ये चीज पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आती है यूनिट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका क्या मतलब है, देखिए, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की भी बात करेंगे इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एक वर्ड आता है जिसकी हम बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन प्रभाव, रेफ्रिजरेशन प्रभाव, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीओपी की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और एफिशिएंसी, दक्षता से हम इसकी तुलना करेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, उससे तुलना करेंगे इसकी। और इसमें और चीजें अगर आगे देखें हम, तो पढ़ने वाले हैं इसमें कि रेफ्रिजरेशन हमारा कितने प्रकार का होता है। जैसे हम यहाँ पे प्रभाव की बात की, यूनिट की बात की, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे। तो इन चैप्टर में हम इतनी टॉपिक्स की बात करने वाले, जो कि लगभग 45 to 1 आवर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 45 मिनट to 1 आवर ओनली। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को उठाकर, जो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन। देखिए रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन अगर मान लीजिए हम नॉर्मल अपने दैनिक जीवन से देखें, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, अगर उसको उठा के हम एग्जाम्पल को देखें तो उस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये रूम है, इस रूम को हमें ठंडा करना है। मान लीजिए ये रूम हमारा कोई है, इस रूम को ठंडा करना है, तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है। अगर हम यहाँ से कोई चीज हमें इसको ठंडा करनी है या फिर किसी चीज को ठंडा करनी है, मान लीजिए इसी चीज को ठंडा करनी है, ये कोई पार्ट है हमारा, कोई वस्तु है, इसे ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं कि इससे हीट को बाहर निकालते हैं। जो हमारी उष्मा होती है, हीट, उसे हम बाहर निकालते हैं, हीट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो इस पार्ट से हम हीट को बाहर निकालते हैं और जो हमें उस चीज को ठंडा करता है, उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। मतलब किसी चीज का टेम्परेचर को कम करना। अगर कोई चीज हमारा है, जैसे टेम्परेचर काफी हाई है, तो उस टेम्परेचर को हम कम कराते हैं उसका, तो उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। जैसे सबसे पहले हम वाटर को लेते हैं। अगर हम वाटर को जैसे आइस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पानी को हम बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए पानी मान लीजिए हमारा कोई 23 डिग्री सेल्सियस पे है। इस पानी को अगर हम ठंडा करते जाते हैं तो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बर्फ बनना स्टार्ट होने लगता है। यहाँ से हमारा बर्फ बनना स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बर्फ बनना, जिसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जब आइस में बनना होता है तो क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 23 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब कुछ और करते हैं, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर ले जाते हैं। मान लीजिए कि -15 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर को लेके चले गए, ठीक है। तो देखिए यहां से टेम्परेचर फिर डाउन हुआ, यहाँ पे भी टेम्परेचर नीचे आया और यहाँ पे भी टेम्परेचर नीचे आया। तो इसका मतलब यही है ना कि हम जो 23 डिग्री सेल्सियस का जो पानी हमारा था, उसको हम ठंडा करके 15 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बना दिए हैं। इन सारी प्रोसेस जो हो रही है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उन सभी प्रोसेस को मिला के अगर हम एक इसका इफेक्ट देखें, तो उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। मतलब कि किसी चीज के टेम्परेचर को कम कराना। जैसे कि अगर हम फ्रिज ले लेते हैं, उस फ्रिज में अगर किसी सामान को रखते हैं, तो अब क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 23 डिग्री सेल्सियस होता है। उस रूम टेम्परेचर से हम ठंडा कराते हैं ना, उस रूम टेम्परेचर को और नीचे हम लाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। वही कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेशन। मतलब फ्रिज एक प्रकार का रेफ्रिजरेशन हुआ, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंटिन्यूअस हीट को एग्जैक्ट करता है, मतलब कि हीट को धीरे धीरे कम करते रहता है, उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। देखिए दूसरी टॉपिक इसमें आती है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब उपयोग, इसका प्रयोग कहां करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो एप्लीकेशन सबसे पहला हमारा आता है बर्फ को बनाने में, आइस मेकिंग। बर्फ का जो हम निर्माण करते हैं उसमें हम जो एप्लीकेशन यूज, मतलब जो हम फ्रिज का यूज करते हैं उसमें यूज होता है एप्लीकेशन, इसका देख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है किसी भी फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जहां पे खाद्य पदार्थ बनता है, वहां पे खाद्य पदार्थ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खाद्य पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब खाद्य पदार्थ का जो हमारा आदान परिवहन होता है, उसे हम वहां पे यूज करते हैं इसका रेफ्रिजरेशन को। तीसरा हमारा होता है रेफ्रिजरेशन का एयर कंडीशनिंग में, जो हमारी एसी कहलाती है। एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर एसी में भी हम रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन को देख सकते हैं। चौथा अगर हम इसमें बात करें तो कहीं पर भी हमारी बिल्डिंग जो बनती है, जहां पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे भी हमें कभी कभी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई हमने वॉल को खड़ा कर दिया, इस वॉल को क्या करते हैं, हम वाटर को देते हैं। तो वॉल को ठंडा करने के लिए भी तो हमें रेफ्रिजरेशन, एक तरह का ये भी तो रेफ्रिजरेशन हुआ। तो कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, तो सॉलिडिफिकेशन तो हो रहा है। देखिए ना, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, हम कोई मसाले वगैरह जो हम बनाते हैं किसी ईंट को जोड़ने के लिए, तो अब वो भाई सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा, तभी तो एक दूसरे ईंट को जोड़ रहा होगा। इस तरह के भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं हमारी डेली लाइफ में। मेडिकल वगैरह में देखते हैं आप, काफी ज्यादा मिलता है, इसका यूज होता है। मेडिकल हॉस्पिटल में हम काफी देखते हैं। जो इक्विपमेंट होता है हमारा, उसमें भी हम रेफ्रिजरेशन के कुछ इफेक्ट को देखते हैं। तो इस एप्लीकेशन कई सारे हैं जो हमारी डेली लाइफ से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। सबसे मेन अगर हमें देखना है या फिर इस पे रिसर्च करना है, तो हम आइस मेकिंग का देखते हैं और एयर कंडीशनिंग का देखते हैं। इन दो चीजों को लेकर हम पूरी इस बुक में काफी ज्यादा विचार करने वाले हैं, या फिर इस पे काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हमारा एक अगला टॉपिक आता है जो है हमारा एलिमेंट।
कि रेफ्रिजरेशन हम बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए, सबसे पहला चीज है कि अगर हम ध्यान से पढ़े, अगर हमने थर्मल पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, तो हम एक हीट इंजन की बात करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम दो चीजों का नाम सुनते हैं। पहला होता है हमारा सोर्स, दूसरा होता है हमारा सिंक। इन दो चीजों की हम वहां पे बात करते हैं, काफी अच्छे से बात करते हैं, जहां हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम की जब बात करते हैं तो वहां पे हम सोर्स और सिंक की बात करते हैं, जहां पे हम हीट उष्मा इंजन को लगा के यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा बिल्कुल हीट इंजन का उल्टा होता है। इसका क्या मतलब है कि एक हम सोर्स की बात करेंगे, सोर्स मीन जहां पे हमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसे हम बोलते हैं सोर्स। और दूसरी हम सिंक की बात करेंगे। सिंक क्या होता है, जिस चीज को हमें ठंडा करना है, ठंडा जिसको करना है उसे हम बोलते हैं सिंक। मतलब कि अब देखिए, रेफ्रिजरेशन में हमने कोई फूड रखा, इस फूड वाले जिस एरिया में हमने फूड को रखा, इस एरिया को हम ठंडा करेंगे तभी तो हमारा फूड ठंडा होगा ना। या फिर अगर हम एसी में बात करें, एसी हम किसी रूम में लगाते हैं, इस रूम को ठंडा करना है तो इसे हम सिंक बोलेंगे, मीन कि इसी को तो हमें ठंडा करना है ना। तो यहां से हम हीट को एग्जैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंक। जहां पे हमें हीट किसी चीज को ठंडा करना होता है उसे हम बोलते हैं सिंक। तो इसका टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर से कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है। तो इन दो चीजों की बात करते हैं, पहला तो सोर्स होता है, दूसरा सिंक होता है। और तीसरी चीज की अगर बात करें तो एक रेफ्रिजरेंट नामक चीज होती है जिसकी हम काफी ज्यादा बात करते हैं, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, या फिर एक दो तीसरे चैप्टर में, काफी ज्यादा है इसके, पूरी चीजों को पढ़ेंगे काफी डिटेल में। बस यहाँ पे ये देख लेंगे कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है जो क्या करता है कि जैसे अब हमारा क्या है, किसी चीज को ठंडा करना है तो काफी तेजी से ठंडा करने के लिए हम उस लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको पूरे सिस्टम में फ्लो कराते हैं। जब उस पूरे सिस्टम में उसको फ्लो कराते हैं तो वो और तेजी से उस चीज को ठंडा करता है। बस यही काम है इसका। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो थर्ड चैप्टर हमारा है, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट की बात करें, जैसे हम प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए भी बात कर लेते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो एक रेफ्रिजरेंट हम लगा देते हैं तो उसे हम कर लेते हैं। तो इन सभी ये सब चीजें जो है हमारी एलिमेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। देखिए, इसे समझना काफी थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि ऐसी चीजें है ना कि जो समझ में नहीं आती है। तो हम इसको काफी सिंपल तरीके से देखते हैं कि क्या है, नॉर्मली क्या होता है, इसे नॉर्मली तरीके से देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर है। अगर हम जनरली देखें कि थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो मतलब कि थर्मामीटर को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का जो यूज करते हैं, तो टेम्परेचर हम या तो फारेनहाइट में लिखते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, या तो केल्विन में लिखते हैं। ये सब चीजें जो होती है ये एक तरह की यूनिट हुई, मतलब किसी चीज की इकाई हुई। थर्मामीटर की एक तरह की इकाई ही तो हुई। तो उसी तरीके से अगर हम रेफ्रिजरेशन की इकाई को मापना चाहें तो उसको मापने के लिए हम एक प्रकार का, इसका अलग ही फंडामेंटल होता है। किस तरह का होता है, देखिए देखिए जैसे कि अगर हम बोले कि 1000 टन, मतलब कि रेफ्रिजरेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की जब बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम मीन्स एक टन। एक टन रेफ्रिजरेशन को ठंडा होने में, मतलब कि पिघलने में कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये 1000 टन की आइस, मतलब कि 1000 किलोग्राम की आइस जो हीट को एब्जॉर्ब कितना कर लेती है पिघलने में, उस पूरे जो इफेक्ट, जो पूरा हमारा यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट। मतलब कि 1000 किलोग्राम आइस को ठंडा होने में या फिर पिघलने में, 24 घंटे में पिघलने में कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके द्वारा पूरा 1000, मतलब 1000 किलोग्राम का जो बर्फ है हमारा 24 घंटे में पिघलने में कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब कि रेफ्रिजरेशन की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसे हम टीआर में लिखते हैं, मतलब टन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, इसे हम बोलते हैं टीआर।
टीआर मीन्स कि 1000 किलोग्राम की जो आइस की क्यूब है ना हमारी, उसको ठंडा, उसको मतलब पिघलने में 24 घंटे पिघलने में कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर कितनी हीट ले सकता है, हीट ले सकता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन भी आती है। मान लीजिए कि हमारा बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा में बर्फ की जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं, लेटेंट हीट को हम गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो अगर आइस की लेटेंट हीट की हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है 335 किलोग्राम पर हावर, किलो जूल पर आवर, क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं ना। 335 किलो जूल पर आवर मतलब कि 1000 टन का जो हमारा बर्फ था ना, मतलब 335 किलो जूल पर आवर की हीट होती है जो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। अब बताइए अगर हम 1 टीआर की बात करते हैं, देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टीआर की बात करते हैं तो 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। और बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 335 किलो जूल होती है, जो कि कितने में, 24 घंटे में होती है। कितना, 24 आवर में। तो देखिए 1000 इंटू 335 की अगर बात करते हैं तो 1 टीआर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3351230 किलो जूल पर आवर के हिसाब से। ठीक है, 24 आवर के हिसाब से अगर निकाले तो, ठीक है, तो 24 आवर के हिसाब से ये होगी। अगर हम यहीं पे बात करें कि 24 आवर को न लिख के हम मिनट में अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए 1 टीआर बराबर अगर हम बात करें तो 335000 इंटू इतना ही होगा, किलो जूल होगा, ऊपर किलो जूल लिख सकते हैं। अब देखिए 24 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 24 हो जाएगा पूरा। 1 घंटे की अगर बात करते हैं इंटू 1 घंटे में कितना, 60 मिनट की अगर बात कर लेते हैं तो यहां से हमारा 1 टीआर निकल के आता है 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो 232.6 किलो जूल पर मिनट की जो हमारी वैल्यू आती है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो 235 किलो जूल होती है हमारी, 235 किलो जूल पर मिनट होती है। अगर इसी को हम सेकेंड में बात करें कि 1 टीआर जो होता है हमारा, वो कितने सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर पर सेकेंड में कितनी हीट को वो ले सकता है, तो उसकी स्टैंडर्ड वाली को 232 किलो जूल पर मिनट देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक वैल्यू मान के चलते हैं, जो हमारा एक वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं 210 किलो जूल होती है हमारी, वो हमारी 210 किलो जूल पर मिनट होती है। ठीक है, तो 1 टीआर बराबर 210 किलो जूल पर मिनट होती है हमारी। और यहीं पे अगर हम सेकेंड में बात करते हैं तो 1 टीआर बराबर हमारा हो जाता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ये भी हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेशन में इन सभी वैल्यू को लेके चलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है हमारी 1 टीआर की वैल्यू सेकेंड में यूज होती है, और उसके बाद मिनट वाली यूज होती है। उससे पहले जो हमारी हावर में आती है, घंटे में जो आती है, उसका काफी ज्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि वो भी उससे पहले जो हमारी स्टैंड वैल्यू जो लेटेंट हीट की है उसका भी यूज हम नहीं करते हैं। तो मतलब यूनिट ऑफ अगर रेफ्रिजरेशन की अगर हमें निकालना पड़ा तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेटेंट हीट को लेते हैं बर्फ की लेटेंट हीट में हम 1 टीआर मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से गुणा करते हैं, तो 24 घंटे की हमारी पूरी निकल के आती है। फिर उसके बाद हम पूरे 1 घंटे की निकालते हैं, फिर 1 घंटे का निकालने के बाद हम 1 मिनट का पर मिनट के हिसाब से 1 टीआर की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद 1 टीआर की पर मिनट के हिसाब से निकालने के बाद हम पर सेकेंड के हिसाब से निकालते हैं, जो हमारी सबसे ज्यादा यूजेज होती है। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है 1 टीआर बराबर 3.5 किलो जूल पर सेकेंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को। यहां से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को देखते हैं, जो हमारा अब कैलकुलेशन बेस पे काफी ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से आरएसी मेन तरीके से स्टार्ट हो गई है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ पुराने थर्मोडायनेमिक्स में चलेंगे, जहां पे हम वहां से कैलकुलेशन को देखेंगे और वहां से सीखेंगे कि क्या चीजें हैं। आइए नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन को वहां से कैसे सीख सकते हैं। देखिए, जब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की प्रोसेस आती है, हम कहेंगे 3 तरह के इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन पहला क्या, पहला हमारा होता है हीट इंजन, हीट इंजन। दूसरा अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारा होता है हीट पंप, हीट पंप। और वहीं अगर हम तीसरी चीज की बात करें, पहला हमारा क्या, हीट इंजन, दूसरा हमारा हीट पंप, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे हमारा आ जाता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन देखिए, इन तीनों में हम समझते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में रिलेशन क्या होता है,
और इसमें क्या, देखिए जब भी हम इंजन की कहीं बात करते हैं, जहां पर भी हम कहीं भी इंजन की अगर बात करते हैं तो वहां पे हम दक्षता निकालते हैं उसकी, इंजन की दक्षता मतलब एफिशिएंसी, जिसे नीटा से दिखाते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। जहां पे हम इंजन की बात करेंगे वहां पे हम दक्षता निकालते हैं, और जहां पे हम हीट पंप और रेफ्रिजरेशन लगाएंगे वहां पे हम उसकी सीओपी निकालेंगे। सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप बोल सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी हम बस देखिए एफिशिएंसी कहां निकालते हैं, जहां हीट इंजन होता है, और हीट इंजन वो चीजें होती है जो हमें वर्क देती है या फिर पावर देती है, और जो हमसे पावर लेती है उसे हम बोलते हैं हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। देखिए अब हीट इंजन जो होता है वो हमें हीट पावर देता है, और हीट पंप क्या होता है जो हमसे पावर लेके खुद चलता है, और रेफ्रिजरेशन भी ऐसा ही होता है जो पावर लेता है फिर चलता है। तो जहां पे हमसे हीट मिलती है वहां पे हम एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करते हैं, और जहां पे हमें सीओपी जहां पे हमें वर्क देना पड़ता है उसमें हम हीट पंप, वहां पे हम सीओपी को निकालते हैं कि हमें कितना वर्क देके हम उसका इफेक्ट शो करा रहे हैं, ठीक है। या तो वो हीट पंप हो सकता है या तो रेफ्रिजरेशन होता है, ठीक है। आइए नॉर्मल तरीके से जो हम वहां पे डायग्राम बनाते थे हीट इंजन का और हीट पंप का, वहां पे देखते हैं इसी से कंपेयर करके रेफ्रिजरेशन को भी देखते हैं। देखिए हीट इंजन की जब हम बात करते हैं तो एक हमारा सोर्स होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, सोर्स, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो कम टेम्परेचर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक, जिसका टेम्परेचर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो अगर हम सोर्स और सिंक के बीच में एक हीट इंजन को लगा दें, देखिए सोर्स और सिंक के बीच में हीट इंजन लगा दे तो हमारा पूरा कंप्लीट हीट इंजन का पूरा फिनोमेना तैयार हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हीट पंप की हम बात करते हैं तो यहां पर भी हम नॉर्मली सोर्स लेके चलते हैं और सिंक को लेके चलते हैं, सोर्स और सिंक यहां पे भी लेते हैं, और बीच में इस बार क्या लगा देते हैं, हीट पंप लगा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ये काफी ही इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, बेसिक तरीके से, एक ही तरीके से हम तीनों चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली समझते जाइए, बस ऊपर सोर्स को रखना है, नीचे सिंक को रखना है, हीट पंप में भी ऊपर सोर्स को रखना है, नीचे सिंक को रखना है, और बीच में हम क्या करेंगे, इस बार हीट पंप को लगा देंगे, और इससे पहले हम हीट इंजन में हीट इंजन को लगा देंगे। उसी तरीके से अगर रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं तो ऊपर हम सोर्स को रखते हैं, ऊपर क्या, ऊपर सोर्स को रखते हैं, और नीचे हम सिंक को रखते हैं, फिर उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, इस बार रेफ्रिजरेशन को लगा देते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन को लगा देते हैं। देखिए हीट इंजन को ही अभी भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए जहां से सोर्स से जो हीट निकलती है उसको हम क्या करते हैं, Q1 मान लेते हैं, जो हम सोर्स से हीट को निकाल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं Q1, मतलब कि सोर्स से हमने Q1 हीट बाहर निकाली, हीट इंजन को दे दिया, और Q2 हीट कोई हीट इंजन रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से हीट पंप जो होता है बिल्कुल उल्टा चलता है। हीट इंजन में जो होता है Q1 अंदर की तरफ आता है, हीट इंजन की तरफ आता है, और इससे Q2 कोई हीट बाहर निकलता है और क्या करता है, वर्क हमें दे देता है। हमने पढ़ा था ना अभी कि वर्क हमें हीट इंजन देता है। तो यही चीज यहाँ पे है कि सोर्स से कोई Q1 टेम्परेचर आया, Q1 हीट आई अंदर हीट इंजन को मिली और वो वर्क को किया, और कुछ, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो जूल की हीट हमने दिया इस हीट इंजन को, और ये 10 किलो जूल की पूरी हीट कन्वर्ट ना करके हमें वर्क केवल 8 किलो जूल ही दे, क्या पता, क्योंकि ये आइडियल तो है नहीं ना। कार्नोट साइकिल की तरफ बात जब करेंगे तो देखेंगे। अभी मान लेते हैं हम कि कोई 10 किलो जूल की हमने हीट इंजन को दिया, अब 10 किलो जूल की कोई हीट इंजन को दिया, हीट मतलब हीट इंजन को दिया, और वो क्या कर रहा है, हमें 8 किलो जूल का वर्क दे रहा है। 8 किलो जूल का वर्क देने के बाद अब कितना बचा, 2 किलो जूल की, मतलब वो हीट को रिजेक्ट किया होगा तभी तो वो हमें 8 किलो जूल का वर्क दिया है। तो ये जो हीट को रिजेक्ट किया है उसे हम बोल देते हैं 2 किलो जूल, मतलब कि हीट रिजेक्शन Q2। उसी तरीके से अगर हीट पंप पे हम आ जाए तो हीट पंप क्या करता है, उल्टा। देखिए पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को ले जाना। मतलब कि इसका अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहां से कोई वाटर को उठा के इसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस कर दे। या फिर अब देखे होंगे जैसे पंप, हमारा पंप कहीं पानी को ऊपर उठाने के यूज में आता है ना, पंप का यूज करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मतलब कि
लो टेम्परेचर, अब देखिए सिंक हमारा लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर से कोई हीट को उठाया, ये Q2, अब देखिए यहां भी अभी भी Q2 ही रखिए, यहां पे लो टेम्परेचर कोई हीट Q2 को उठाया और हीट पंप क्या कर रहा है, हमने कोई वर्क किया हीट पंप पे। हमने बोला था ना कि वर्क केवल हीट इंजन पे दे सकता है, लेकिन कराते कहां कहां है, हीट पंप पे भी वर्क देना पड़ता है और रेफ्रिजरेशन पे भी वर्क देना पड़ता है। ये दो चीज हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, हीट पंप हमारा Q2 हीट को लिया और वो कहां दे दिया, Q1 सोर्स को दे दिया, ठीक है, कोई वर्क W करके। ओके, तो मतलब कि देखिए 2 किलो जूल की हमारी कोई हीट थी, हमने 8 किलो जूल का कोई वर्क किया और बाद में ये Q1 हमें कितना मिला, 10 किलो जूल का मिल गया। मतलब कि इसके हीट को हमने बढ़ा दिया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमने 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट पंप की हेल्प से बढ़ा दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हुए चले तो हमारा रेफ्रिजरेशन में भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए रेफ्रिजरेशन पे भी हमने वर्क किया और रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर को और कम करना। मतलब कि ये जो हमारा सिंक, मान लो ये हमारा कोई रूम है, इस रूम को हमें मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का रूम है, तो इसको ठंडा करके हमें 3 डिग्री सेल्सियस बनाना है, ठीक है। तो इस 3 डिग्री सेल्सियस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हीट को एग्जैक्ट करेंगे, तो मतलब Q2 हीट यहां भी निकली और Q2 हीट यहां से निकली, तो सोर्स की तरफ जो हीट जाएगी वो हमारी Q1 हीट कहलाएगी, वर्क W हम करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम नॉर्मल यहाँ पे आप समझे कि हीट इंजन हमारा क्या है, हीट इंजन मतलब वो होगा जहां पे हम एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करते हैं। मतलब एफिशिएंसी बराबर हमारा क्या होता है, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट होता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, देखिए एफिशिएंसी की अगर हीट इंजन की बात करें तो वर्क आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट में हमारा देखिए दो चीज बाहर जा रही है। कौन कौन सी चीजें बाहर जा रही है, दो चीज, ये देख लीजिए ध्यान से। दो चीजें हमारी बाहर जाने वाली, पहली तो हमारी ये है कि Q2 हीट जा रही है बाहर, Q2 हीट जा रही है, और क्या जा रहा है, वर्क बाहर निकल रहा है, क्योंकि Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है और वर्क बाहर निकल रहा है। तो अगर वर्क आउटपुट की बात करें, मतलब आउटपुट की हम बात करते हैं, तो आउटपुट हमारा क्या क्या हो जाएगा, आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट हमारा क्या होगा, पहला तो हमारा Q2 बाहर जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, W बाहर जा रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। और जो माइनस है, माइनस क्या आ जाएगा, हीट को हम दे रहे हैं, तो Q1 हीट हो जाएगी, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यहां से हम W को कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कैसे निकाले, देखिए वर्क आउटपुट को हमें बाहर, W को बाहर निकालना है, तो ये बाहर है और ये Q1 बाहर है, तो इन दोनों को अगर हम ऐसे लिखें, Q2 प्लस W माइनस Q1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, W बराबर Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, W बराबर, ये वर्क आउटपुट W ही मिल रहा है हमें ना, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हीट इनपुट की बात करें तो इनपुट देखिए हम केवल Q1 को दे रहे हैं, मतलब हमारे पास केवल एक ही ऐसा चीज है जो उसको इनपुट दे रहे हैं, वो हमारा है Q1 हीट को हम इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको काट दें तो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यहां से हमारी एफिशिएंसी हीट इंजन की निकल के आ जाती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अगर हमारा कॉर्नोट है तो आगे देखेंगे, टेम्परेचर में चेंज करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ हीट इंजन की एफिशिएंसी को निकालना। उसी तरीके से अगर हम हीट पंप की अब बात करें तो हीट पंप का हम डायग्राम देख लेते हैं कैसे था। देखिए ये हमारा क्या था, सोर्स था, ये हमारा सोर्स था और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा सिंक था। इसके बीच में हमने क्या लगाया था, हीट पंप लगाया था। अब हीट पंप था तो इससे क्या करना पड़ता था, हमें वर्क कराना पड़ता था, ठीक है। इतना होगी प्रोसेस। अब क्या था, Q2 से हमारा हीट, सिंक से हमारा Q2 हीट ऊपर जाती थी और Q1 में पहुंच जाती थी, ठीक है, Q1 में पहुंच जाती थी। तो हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप का काम होता है नीचे वाले चीज को ऊपर की तरफ ले जाना। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज जरूरत है ना, इस चीज की जरूरत है ना, मतलब इसको बढ़ाना है हमें ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नीचे से पानी ऊपर चला जाए, यही तो चाहते हैं। अगर वाटर की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, ये नीचे से वाटर को ऊपर की तरफ ले जाएं, फीड कराएं। तो सोर्स मतलब मेन तरीके से अगर देखें तो हमारा सोर्स एक तरह का इफेक्ट हो जाएगा, हीट इफेक्ट हो जाएगा ना, हीट पंप का इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सीओपी की बात करते हैं तो सीओपी हमारा होता है हीट इफेक्ट अपॉन, या तो ये बोले कि आउटपुट अपॉन इनपुट,
सीओपी की जब बात करते हैं तो हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए सीओपी में आउटपुट क्या है, सीओपी में हमारा आउटपुट केवल Q2 ही तो है, ये Q2 ही तो हमें मिल रहा है, केवल ओनली Q2 ही तो जो है एक आउटपुट है, बाकी ये दोनों देखो हीट पंप में अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, सॉरी Q1 हमारा आउटपुट हो जाएगा अपॉन इनपुट में। अब देखिए इनपुट पे फिर से वही एफिशिएंसी वाली कैलकुलेशन लगाते हैं। देखिए इनपुट में हमारा वर्क इनपुट की अगर बात करते हैं तो क्या है, Q2 भी इनपुट है प्लस W भी इनपुट है, बराबर आउटपुट कितना है, Q1 के बराबर है। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आती है कि जब भी हम वर्क कहीं देखते हैं तो वर्क को हम डायरेक्ट Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे Q1 हमेशा हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2। तो ये हो जाता है सीओपी ऑफ हीट पंप हमारा, ठीक है, सीओपी ऑफ हीट पंप हो जाता है। आइए अब तीसरी चीजों को देखते हैं जो हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन। क्या हीट पंप से रेफ्रिजरेशन अलग है, आइए देखते हैं। देखिए जब हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो हमने वहां पे डायग्राम देखा था कि सेम बिल्कुल हीट पंप की तरह ही बनता है, लेकिन देखते हैं कि अलग क्या है फिर इसमें। देखिए ऊपर हम सोर्स की बात करते हैं, ऊपर हमारा सोर्स हो गया, नीचे की तरफ हमारा क्या होता है, सिंक होता है, ठीक है। ऊपर सोर्स और नीचे सिंक होता है, बीच में हम क्या लेते हैं, बीच में हम रेफ्रिजरेशन को लेते हैं इस बार। अब रेफ्रिजरेशन है तो पता है हमें क्या कराना है, इस पे वर्क देना पड़ेगा, हमें इसे वर्क देना पड़ेगा बिल्कुल। और नीचे हमारा क्या होता है, Q2 होता है, ऊपर हमारा क्या होता है, Q1 होता है, ठीक है। नीचे Q2 ऊपर Q1 जो हमने हीट इंजन में लिया था। देखिए रेफ्रिजरेशन का मेन काम होता है कि इस सिंक वाले टेम्परेचर को और कम करना, मतलब कि ये जो हमारा रूम है ना, इस रूम को ठंडा कराना। तो मतलब कि इफेक्ट क्या हुआ, हम Q2 को जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट करें, मतलब जितनी से ज्यादा हीट को हम इस ठंडे इन्वायरमेंट रूम से बाहर निकाले, तो वही हमारा रेफ्रिजरेशन काफी अच्छा काम करेगा। सीओपी मतलब वही हुआ, परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, सीओपी का मतलब ही यही हुआ कि हमारा रेफ्रिजरेशन किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना हमें डिजायर्ड इफेक्ट दे रहा है, ये चीज होती है सीओपी। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, इस ठंडा करना, इस रूम को ठंडा करने का मतलब कि Q2 हीट को जितना ज्यादा से ज्यादा हम रेफ्रिजरेटर को देंगे वो हमारा और अच्छा चीजें होगा। तो अगर हम रेफ्रिजरेशन की सीओपी को निकाले, रेफ्रिजरेशन की सीओपी की निकाले तो क्या होता है, देखो हम रेफ्रिजरेशन ऑफ सीओपी की बात करें तो रेफ्रिजरेशन ऑफ सीओपी हमारा क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं कि क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। भाई कितना हमने इफेक्ट पाया, कितना वर्क दे के, मतलब कि इतना वर्क हमने दिया तब जाके हमें ये इफेक्ट मिला, उसी को हम बोलते हैं सीओपी। अगर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो हमारा हो जाता है फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, देखिए जितनी हीट हमारी रूम से बाहर निकल रही है, ये जितनी हीट हमारी रूम से बाहर की तरफ निकल रही है उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या चीजें बाहर निकल रही है, हमारी हीट जो सिंक से एग्जैक्ट हो रही है वही तो बाहर निकल रही है ना, तो मतलब Q2 बाहर निकल रही है, तो इस Q2 को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा Q2 आ जाएगा अपॉन वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि वर्क बराबर हमारा क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होगा, चाहे वो हमारा हीट इंजन की बात हो रही हो, चाहे रेफ्रिजरेशन की बात हो रही हो, चाहे हीट पंप की बात हो रही हो, क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q2 अपॉन वर्क इनपुट क्या लिख लेंगे, Q1 माइनस Q2। ये हो जाएगा हमारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो तीन चीजें हमने समझ लिया। हीट पंप हमारा क्या होता है, हीट पंप में हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बारे में देख लिया था। तो अब आगे इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, हीट इंजन, हीट पंप और जो हमारा रेफ्रिजरेशन है, इन तीनों में क्या क्या अंतर आ रहा है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने हीट इंजन की बात किया था, तो हीट इंजन हमने क्या बोला था, हीट इंजन में हम डायरेक्ट एफिशिएंसी को निकालते हैं। हीट इंजन क्योंकि वो वर्क प्रोड्यूसिंग है, क्योंकि वर्क हमें देता है, कार्य हमें उससे करना नहीं पड़ता है, हीट इंजन हमें वर्क देता है, इसलिए हम यहाँ एफिशिएंसी निकालते हैं। और हीट पंप में और रेफ्रिजरेशन में हमने जैसा कि बोला था कि वहां हमें वर्क करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, हीट इंजन में जैसे हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो हमारा क्या था, वहां पे आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट में हमारा क्या था, आउटपुट क्या था, हम वर्क दे रहे थे, मतलब कि वर्क हमें हीट इंजन दे रहा था, तो ये वर्क आउटपुट होगा। अपॉन इनपुट में हम क्या दे रहे थे, कोई Q1 हीट दे रहे थे, तो यहाँ से वर्क आउटपुट हमारा क्या आता था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर हम यहाँ से नीटा की वैल्यू निकालें तो नीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए Q1 अपॉन Q1 की अगर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हीट इंजन की एफिशिएंसी की फॉर्मूला। उसी तरीके से और हम हीट पंप की बात करें तो हीट पंप में हमने क्या देखा था, हीट पंप में हमने देखा था कि जो हमारा इनपुट मतलब कि डिजायर्ड प्रोड्यूसिंग वर्क है, जो वहां पे हमारा हीट पंप में हम सीओपी निकाल रहे थे, तो हमने ये वहां पे ये देखा था कि जो प्रोड्यूसिंग इफेक्ट है अपॉन क्या था, हमारा इनपुट था, यही तो था वहां पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनपुट में क्या था, हमने वहां इनपुट इस बार वर्क कर रहे थे, तो हम इनपुट में क्या लिखेंगे, वर्क इनपुट लिखेंगे। और प्रोड्यूसिंग इफेक्ट मतलब कि हमारा जो हीट पंप जो ये था, जो सोर्स था और नीचे हमारा जो सिंक था, बीच में अगर हम हीट पंप लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे, इसमें हम वर्क दे रहे थे, यहाँ पे वर्क कर रहे थे। और हमने कहा था कि सिंक वाला जो टेम्परेचर होगा वो कम होता था, मींस यहाँ पे Q2 कोई हीट एग्जैक्ट होगी यहाँ से, और वो जाएगी कहाँ, सोर्स में जाएगी जहां पे Q1 था। तो हमें हीट पंप में क्या चाहिए था, जैसे डिजायर्ड इफेक्ट होता है, जो प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ना बोल के हम यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट बोले, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या था, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हमारा यही था ना कि हम सोर्स में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को दे सके, मतलब कि सिंक से कितनी ज्यादा से ज्यादा हम हीट को सोर्स तक पहुंचा सके। मेन काम तो हमारा यहाँ था ना, यहाँ पे मतलब हमें वर्क कराना था ना, जो हम वर्क दे रहे थे, जो हमारा मेन पर्पस था, हम चाहते थे कि सोर्स के टेम्परेचर को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, या फिर हीट पंप जो सिंक से टेम्परेचर हीट को लेके वो सोर्स में कितना ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, फिर डिजायर्ड इफेक्ट इस बार फिर हमारा ये हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो अगर हम सीओपी की यहाँ पे बात करते हैं तो हम सीओपी यहाँ पे लिखेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q1 हो जाएगा अपॉन वर्क इनपुट। हमने बोला था जब भी वर्क की बात करेंगे हम डायरेक्ट Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले में अभी प्रूफ किया था, जहां पे हमारा वर्क की वैल्यू चाहे वो हीट इंजन हो, हीट पंप हो या रेफ्रिजरेशन हो, तीनों में यही आ रहा था। तो यहाँ पे हम वर्क इनपुट हो या आउटपुट हो, वहां हम Q1 माइनस Q2 ही लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा सीओपी ऑफ हीट पंप आ जाता है। लास्ट इसके बाद हमारा बचता है रेफ्रिजरेशन। देखिए रेफ्रिजरेशन की जब हम बात किए थे तो हमने क्या बोला था, रेफ्रिजरेशन की जब हम बात किए थे तो हमने बोला था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा हमारा, वहां पे भी हम सीओपी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वर्क कराया है। तो ये रेफ्रिजरेशन की सीओपी अगर निकालते हैं तो हमने देख पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही पढ़ा था हमने। देखिए वर्क इनपुट तो हमारा वही हो जाएगा Q1 माइनस Q2, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, देखिए इस बार हमने क्या किया था कि सोर्स को ऊपर रखा था, सोर्स को ऊपर रखा था और सिंक को हमने नीचे रखा था। यही हम हीट इंजन में भी किए थे, हीट पंप में भी किया और रेफ्रिजरेशन में। इस बार क्या कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेशन लगा दे रहे हैं और इस पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं। रेफ्रिजरेशन को जैसे ही हमने वर्क दिया, रेफ्रिजरेशन क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेशन क्या कर रहा है, सिंक के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि अपने अंदर ले रहा है। जैसे ये सिंक हमारा, मान लो ये सिंक वाला जो नीचे वाला भाग है, इसको हम रूम मान लेते हैं। तो हमारा मेन पर्पज क्या है, हमारा मेन पर्पज है कि रेफ्रिजरेशन कितना ज्यादा से ज्यादा हीट सिंक से ले लेता है। मतलब यहां से क्या निकल रहा था, Q2 निकल रहा था। तो यही तो हुआ इफेक्ट ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो यही हुआ कि सिंक से कितना ज्यादा से ज्यादा हीट ये अपने अंदर ले लेता है, कितना ज्यादा से ज्यादा हीट ले लेता है। तो मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इस बार Q2 हो गया। तो अगर हम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगा, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा इस बार, Q2 अपॉन वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। बहुत ही सिंपल है। हमारा हीट इंजन क्या है, जहां पे हम वर्क को दे रहे थे, और हीट पंप जहां पे वर्क हमें मिल रहा था, और हीट पंप क्या है, जहां पे हम वर्क कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन पर्पज क्या था, मेन पर्पज था कि हम सोर्स के टेम्परेचर को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। अब देखिए सोर्स के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे थे तो सोर्स की तरफ हमारा क्या था, Q1 था, क्योंकि हीट पंप में सोर्स की अगर हम बढ़ा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे सोर्स के लिए हमें Q1 चाहिए था। लेकिन अगर वहीं रेफ्रिजरेशन की हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन में हमें मेन पर्पज था कि सिंक के टेम्परेचर को हम कितना ज्यादा से ज्यादा खाली कर सके, कितना ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर बढ़ा सके। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री, पहले 23 डिग्री सेल्सियस था, तो हम इसमें से कितनी हीट को बाहर निकाल दे कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बन जाए। नॉर्मल एसी की तरह समझे कि हम एसी में क्या करते हैं, हम एसी का मेन पर्पज होता है कि एसी को लगाया और एसी हमारा रूम को ठंडा करे। मतलब पहले 23 डिग्री रहा होगा, फिर 10 डिग्री किया होगा, या तो उसने ये किया होगा कि उस रूम के टेम्परेचर को उसने बाहर फेंका होगा, या तो कुछ और उसमें प्रोसेस हुआ होगा, तो वो आगे हम एसी में पढ़ेंगे। हालांकि रेफ्रिजरेशन भी हमारा ऐसे ही वर्क करता है कि मतलब रूम टेम्परेचर को कितना नीचे से नीचे लाया जा सके। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फिर हमारा Q2 हो जाएगा। उसी तरीके से हीट पंप में हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो Q1 हो जाएगा। और हीट इंजन में हमने वर्क दिया तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकाल दिए, और इन दोनों पर हमें वर्क करना पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे सीओपी और यहाँ पे भी सीओपी निकाल दिया। लास्ट इसमें एक हमारा आता है
कि जब हम हीट पंप और रेफ्रिजरेशन दोनों की बात करते हैं, जैसे कि हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन की बात किए हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन तो होगा इनके बीच, क्योंकि सीओपी दोनों में निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। देखिए, जब हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हीट रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन को ले ले, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन को ले ले, तो हमारा क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यही होता है ना, ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और नीचे वाला हमारा ये पूरा आ जाता है क्या, वर्क इनपुट, जो हमने वर्क दिया है वहां पे। ठीक है, तो अब हमें अगर हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में रिलेशन देखना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल है, रेफ्रिजरेशन के सीओपी की दोनों साइड में हम एक 1 जोड़ देते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1, और इधर जो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, यहाँ पे भी +1 कर देते हैं, और इसे हम बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। देखिए, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन लिखते हैं इस साइड, +1 करते हैं, इक्वल, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने Q1 माइनस Q2 को एलसीएम ले लिया है, और फिर उसके बाद हमने सॉल्व, जैसे हमारा हो गया 1/3 प्लस 1 है, तो इसमें हम एलसीएम क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4/3। उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे Q1 Q2 से कैंसिल हो रहा है, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1 इक्वल, देखिए क्या आ रहा है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। और हमने ये चीजें पढ़ा था कि Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या है, वो है हमारा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या है, वो है हमारा सीओपी ऑफ हीट पंप के बराबर है ना, क्योंकि देखिए ना, ऊपर डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया सोर्स वाला, और नीचे वर्क इनपुट आ गया, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 बराबर सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल, इधर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है यहाँ से, मतलब कि अगर हमारा हीट पंप जो है वो उसकी सीओपी को अगर निकाले तो वो रेफ्रिजरेशन के सीओपी से +1 ज्यादा होगा। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ से अगर दो चीज और समझने को मिलती है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, मतलब हीट इंजन की जो हमारी एफिशिएंसी होती है, अगर हम कहीं देखें कि रिलेशन का कभी कभी पूछता है कि कंपैरिजन बताओ कि एफिशिएंसी और सीओपी में क्या अंतर है, तो जो हीट इंजन की हमारी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, मींस कि वो 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। सीओपी की एफिशिएंसी की वैल्यू हीट इंजन की वो हमेशा लेस देन 1 होती है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हम एफिशिएंसी वहीं निकालेंगे जहां पे हमें वर्क मिलेगा, जहां वर्क हमें मिलेगा वहीं सीओपी निकालेंगे। ठीक है, जहां पे हमें वर्क मिलेगा वहां पे हम सीओपी निकालेंगे। दो चीजें तो ये हो गई। और अगर हम सीओपी की बात करें, मतलब हीट इंजन में हम जब एफिशिएंसी निकाले तो लेस देन 1 था, और उसके बाद एफिशिएंसी की वैल्यू कब पता कर चलेगा हमें, जब हमें वर्क मिलेगा। उसी तरीके से अगर सीओपी हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम सीओपी को निकालेंगे, और वो सीओपी हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू होती है। हमेशा जब भी हम सीओपी निकालेंगे उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब रिलेशन समझ में आ रहा है। देखिए, हीट इंजन में एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम होती है, बट अगर हम सीओपी की बात करें किसी हीट पंप या रेफ्रिजरेशन में तो उसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। ये तो रेफ्रिजरेशन के लिए मान लो हो गया। मान लो रेफ्रिजरेशन की सीओपी हमारी 2 आती है, तो अगर हम बोल दे कि हीट पंप की सीओपी कितनी होगी, तो हीट पंप की सीओपी अगर हम पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। तो यहां से हमारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना, 2 है, तो ये 2 ले लेंगे, +1 हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा सीओपी ऑफ हीट पंप की, सीओपी ऑफ हीट पंप हमारा हो जाएगा 3। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सीओपी जो है हमेशा हमारा 1 से ज्यादा होता है। हम आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि सीओपी हमेशा हमारा 1 से ज्यादा होता है। और सीओपी हम निकालते कहां पे है, पहली कंडीशन तो ये, पहली चीज तो ये है कि सीओपी हमेशा 1 से ज्यादा होती है। दूसरी चीज हमारा यहां से आ जाएगी कि सीओपी हम वहीं निकालेंगे जहां पे हमें वर्क देना पड़ेगा। सीओपी हम वहां निकालेंगे जहां पे हमें वर्क देना पड़ेगा, मीन्स कि कोई चीज हमें करानी है तो वहां पे हमें पहले उसको वर्क देना पड़ेगा, फिर वो काम करेगा। इस तरह से हम सीओपी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ रिलेशंस थे जो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बीच में थे, और उसके बाद एफिशिएंसी भी निकालना हम यहाँ पे सीख लिए हैं।
अब क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिना देरी किए चलिए आगे इस कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक और टर्म्स देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। यहाँ मान लीजिए कि जैसे हमारा कभी कार्नोट साइकिल की बात करता है, ठीक है, कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट एफिशिएंसी या फिर कार्नोट हीट रिजेक्शन की बात करता है, तो हमें एक चीजें याद रखनी है। अब वो तो कार्नोट थ्योरम से आती है, कैसे आती है उसका प्रूफ है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे याद करके रखनी है कि जब भी कार्नोट साइकिल की बात करेगा, जब भी कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट पंप, कार्नोट रेफ्रिजरेशन की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे कि Q1 अपॉन T1, जो Q1 अपॉन T1 बराबर होता है वो Q2 अपॉन T2 को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि देखिए अगर हमारा कार्नोट साइकिल की बात करता है अगर Q1 Q2 नहीं दिया है, क्योंकि हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में हमने Q1 और Q2 की बात किया था, तो अगर वो चीजें नहीं देता है, Q1 की जगह T1 मान लो दे देता है, तो हम क्या करेंगे कि कार्नोट की लेकिन बात करेगा। अगर Q1 नहीं दिया है, T1 टेम्परेचर की दिया है, तो कार्नोट की बात करेगा। बस सिंपल ये है कि जहां पे Q1 रहेगा वहां पे हम T1 लिख लेंगे और जहां Q2 रहेगा वहां पे हम T2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि हीट अगर Q1 नहीं दिया है तो हम T1 लिख के, और Q2 नहीं दिया है तो हम T2 लिख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई चीज देगा। अगर कार्नोट की बात करेगा तो T1 और T2 दिया रहेगा, और कार्नोट की बात नहीं करेगा तो फिर आपको Q1 और Q2 दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी रेफ्रिजरेशन निकाय कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसका सीओपी हमें बताना है, उसका सीओपी हमें ज्ञात करना है। और यदि कार्य इनपुट, देखिए अब हमने बोला था ना कि अगर रेफ्रिजरेशन की बात करेगा तो हमें क्या करना होगा, वहां पे कार्य को देना पड़ेगा। तो मतलब कि कह रहा है कोई रेफ्रिजरेशन निकाय है। आइए बना लेते हैं हम। रेफ्रिजरेशन निकाय जो था हमारा क्या था, ऊपर हमारा था सिस्टम, ऊपर सॉरी सोर्स था, और नीचे हमारा क्या था, बीच में हम रेफ्रिजरेशन लगाते थे, बीच में हम रेफ्रिजरेशन लगा के नीचे हम क्या करते थे, नीचे हम कोई सिंक लगा देते थे, ठीक है। ये चीजें हमारी थी। और रेफ्रिजरेशन का मेन काम क्या था, इसको ठंडा करना। मान लो ये कोई हमारा रूम है, इसको ठंडा करना, यहां से हमें हीट को बाहर निकालना, यहाँ रूम से हमें हीट को एग्जैक्ट करके बाहर निकालना, ठीक है, यही काम था। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई रेफ्रिजरेशन निकाय है जिसका सीओपी ज्ञात करना है। कोई रेफ्रिजरेशन है जिसका सीओपी हमें बताना है, इसका सीओपी हमें बताना है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन निकाय में जिसका सीओपी हमें बताना है, ओके। अब कह रहा है कि यदि कार्य इनपुट 80 किलो जूल पर केजी हो, मतलब कि अगर हम रेफ्रिजरेशन पे कोई वर्क करा रहे हैं जो हमारा कि 80 किलो जूल पर केजी हो, तो क्या दिया है, ये वर्क दिया है। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी पेन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, W बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 80 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये चीजें हो गई, सीओपी हमें निकालना है, ये चीजें बोल दिया है इसने। वर्क हमारा इनपुट दे दिया 80 किलो जूल पर केजी, और कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन द्वारा 160 किलो जूल पर केजी रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए रेफ्रिजरेशन प्रभाव मतलब RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कितना, 160 किलो जूल पर केजी। मतलब ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां दिखने को मिल रहा था हमें, यही तो देखने को मिल रहा था, ये जहां Q2 था। हम यही तो बोले थे कि अगर रेफ्रिजरेशन होगा तो Q2 को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मानेंगे, तो Q2 ये हो गया और Q1 हमारा ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 बराबर हमारा 160 किलो जूल पर केजी दिया है, तो हम क्या सीओपी नहीं निकाल लेंगे। हमारा सीओपी क्या होता है, देखिए सीओपी बराबर अगर हम बात करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा होता है क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखिए आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना 160 किलो जूल पर केजी दिया है, और वर्क इनपुट कितने दिया है 80 किलो जूल पर केजी दिया है। तो आप ये निकाल सकते हैं कि नहीं, 160 अपॉन 80, यहां से अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना आ जाएगा, 2 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन 2 किलो जूल, सॉरी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन ओनली 2 आएगा, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे हीट है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हमारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा 2।
देखिए हमने बात किया था ना कि जब भी सीओपी आएगा हमारा 1 से ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे भी 1 से ज्यादा है ना, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का सीओपी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सीओपी निकालनी है किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। ओके, किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हमें सीओपी निकालनी है। और क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यदि इसका कार्य इनपुट हमने 80 किलो जूल उस पर कार्य किया, मतलब कोई रेफ्रिजरेशन है जिसकी सीओपी बताओ जिससे हमने 80 किलो जूल का कार्य किया, तो वर्क इनपुट हुआ, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में हम वर्क देते हैं, तो वर्क इनपुट हमारा 80 किलो जूल हो गया, कार्य किया। तथा रेफ्रिजरेंट जो है द्वारा 180 किलो जूल पर केजी रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट हमने फ्लो कराया था उसकी हेल्प से वो सिंक से, मतलब यहाँ रूम से 160 किलो जूल हीट को उसने एग्जैक्ट मतलब अपने अंदर लिया और लेके बाहर निकल गया। तो मतलब कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ। 160 किलो जूल यहाँ लिख लेंगे हम Q2 को, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन 80 इनपुट को करेंगे तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, समझ में? आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन एक ये है जो थोड़ा सा इससे अलग है, जहां पे हम कार्नोट की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है एक मशीन की बात कर रहा है। एक मशीन कार्नोट चक्र पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्नोट की बात इसने कर लिया है। एक मशीन है जो कार्नोट चक्र पे आधारित है। कार्नोट चक्र अगर बोल दिया इसने तो क्या हम लिखेंगे, Q1 इक्वल T1 और Q2 इक्वल T2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कार्नोट के लिए बोला था कि हमारी ये थ्योरम है एक कार्नोट की जो हमें ये बताती है कि Q1 इक्वल T1 और Q2 इक्वल T2 लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक कार्नोट चक्र पे आधारित है जो 305 केल्विन से 260 केल्विन तापमान के बीच कार्य करता है। देखिए कार्नोट साइकिल हो चाहे कोई भी साइकिल हो, हमने बोला था कि सबसे सिंपल हमारा एक सोर्स होता है, ऊपर हमारा एक सोर्स होता है और नीचे हमारा एक सिंक होता है। ओके, ऊपर हमारा एक सोर्स होता है और नीचे हमारा क्या होता है, एक सिंक होता है। ये दो चीज हमने बोली थी। अब हमने एक चीज और कहा था कि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स के टेम्परेचर की बात करते हैं तो सोर्स का टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, 305 केल्विन हो जाएगा। तो सोर्स के टेम्परेचर को हम 305 केल्विन लिख लेते हैं, जो हमारा क्या होगा, T1 होगा। और सिंक के टेम्परेचर अगर T2 की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 260 केल्विन आ जाएगा, जो हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में कह रहा है कि सीओपी की गणना कीजिए। पहला चीज तो ये कह रहा है कि सीओपी की गणना कीजिए जब, पहला चीज मशीन जब रेफ्रिजरेशन की भांति कार्य करेगा। मतलब कि सोर्स और सिंक के बीच में अगर हम कोई रेफ्रिजरेशन लगा दें तब उसकी सीओपी की बताओ गणना करना है, ये चीज कह रहा है। तो मतलब कि यहां से हमारा कोई हीट Q2 जाएगा और यहां से हीट कोई बाहर Q1 निकलेगा और इस पे हम कोई वर्क W करेंगे। ठीक है, ये चीज हमारा नॉर्मल है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन जब रेफ्रिजरेशन की भांति कार्य करे। तो देखिए रेफ्रिजरेशन की भांति कब कार्य करेगा, पहला चीज तो ये है कि जब रेफ्रिजरेशन लगा है तब हमें वर्क कराना है, इस पे सीओपी निकालना है। ठीक है, तो हमारा T1 कितना है, T1 हमारा 305 केल्विन है। ध्यान रखना है कि जब भी हम T1 की वैल्यू रखेंगे अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसे हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस मतलब कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या 273 ऐड कर लेते हैं, तो वो जो वैल्यू हमारी आती है वो केल्विन में आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो 274 केल्विन आ जाएगा वो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। T1 हमारा 305 केल्विन है, T2 हमारा कितना 260 केल्विन है, और हमें निकालना क्या है, हमें सीओपी निकालना है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना। ओके, तो देखिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही होता है ना। क्योंकि अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमने क्या बोला था, Q2 होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन के लिए हमारा क्या होता है, Q2 होता है। और Q2 बराबर हमने कार्नोट की बात किया है तो कार्नोट बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और T2 की वैल्यू कितनी है, 260 है। ये चीजें हम रख लेंगे, पहला तो ये हो गया। अब दूसरी चीज है कि वर्क इनपुट क्या होता है। देखिए वर्क इनपुट हमने पढ़ा था क्या, Q1 माइनस Q2 होता है, चाहे वो हीट इंजन हो या हीट पंप हो या फिर रेफ्रिजरेशन हो। अगर जहां भी वर्क की बात कर लेगा वहां पे हम Q1 माइनस Q2 रखेंगे। Q1 माइनस Q2 मतलब कार्नोट है तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। और यहां से हम अगर T1 माइनस T2 करें तो कितना, 305 माइनस 260, तो ये कितना आ जाएगा, 45 केल्विन आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें निकल गई, यहां से केल्विन नहीं ले लेते, 45 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क इनपुट हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट।
वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है 260 है, तो 260 अपॉन वर्क इनपुट कितना है 45, 260 अपॉन 45। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो किसी 5 सॉल्व करते हैं 9 हो जाएगा ये, 5 2 हो जाएगा ये, और इसे अगर हम अब आगे सॉल्व करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर निकालते हैं यहाँ से, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा यहाँ से आ जाता है, 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 5.78, ठीक है, 5.78 सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाती है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ये हमारा पहला सॉल्व हो जाता है। ओके, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि यदि जब उष्मा पंप की भांति कार्य करे, मतलब जब मशीन जो हमारी है, मशीन उष्मा पंप की भांति मतलब हीट पंप की तरह वर्क करे तो क्या होगा फिर, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं हम। देखिए उसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हीट पंप वाला निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर हम फिर से सोर्स को रखते हैं, ऊपर हम फिर से सोर्स को रखते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, फिर से सिंक को रखते हैं, ठीक है, ऊपर सोर्स और नीचे सिंक को रखते हैं, बीच में इस बार हम हीट पंप को लगा देते हैं, बीच में क्या करते हैं हम हीट पंप को लगाते हैं और इस पे वर्क हम करा देते हैं और यहाँ से हमारा Q1 बाहर जाएगा, Q2 बाहर जाएगा और यहाँ हमारा Q1 होगा। अब इस बार हमारा अगर हीट पंप की भांति कार्य कराना है तो हीट पंप की सीओपी अगर हम बात करते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करते हैं तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब कि प्रभावी जो डिजायर्ड जो हमें आवश्यक प्रभाव है वो अपॉन क्या, वर्क इनपुट, यही होता है क्योंकि हीट पंप भी हमारा वर्क इनपुट ही होता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट इस बार क्या होगा, Q1 हो जाएगा और कार्नोट साइकिल है तो Q1 की जगह हम क्या रख देंगे, T1 रख देंगे। T1 अपॉन वर्क इनपुट Q1 माइनस Q2 होता है तो हम T1 माइनस T2 कर लेंगे क्योंकि कार्नोट साइकिल है यहाँ पे। तो T1 की वैल्यू हमारी क्या थी, T1 की वैल्यू हमारा देखिए यहाँ से देख लीजिए, T1 की वैल्यू हमारे 305 और T2 की वैल्यू 260 है, तो यहाँ पे दोनों को पुट करते हैं, T1 की वैल्यू को 360 और T1 नीचे 360 माइनस T2 की वैल्यू 200, T2 की वैल्यू सॉरी T1 की वैल्यू 305 और T2 की वैल्यू 260 हम रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप हमारी आ जाती है 305 अपॉन 305 माइनस 260। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा 305 अपॉन ये हो जाता है हमारा 45 और इसको हम कैंसिल करते हैं तो सीओपी ऑफ हीट पंप हमारी निकल के आ जाती है कितनी, सीओपी ऑफ हीट पंप हमारी निकल के आ जाती है 6.78। अब सॉल्व कर लीजिएगा कैसे से, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सीओपी ऑफ हीट पंप की। देखिए एक और यहाँ पे निकालने का तरीका था, अगर हीट पंप की सीओपी पूछ रहा है तो कैसे निकालते, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सीओपी ऑफ हीट पंप की अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लिखते थे 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये चीजें कर रहे थे। देखिए एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो हम डायरेक्ट इसको सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 कर देंगे, लेकिन वही वैल्यू आएगी 1 प्लस 5.78 अगर रखते हैं तो 6.78 हमारी वैल्यू आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पोर्शन भी हमारा सीओपी ऑफ हीट पंप सॉल्व हो गया, पहला हमारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या दिया है। तीसरा चीज कह रहा है कि जब मशीन जब उष्मा इंजन की भांति कार्य करेगा, मतलब अब इस बार देखिए इंजन की बात हुई है और इंजन की जब भी बात होती है तो हमने क्या बोला था कि जब भी इंजन की बात होगी तब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। मतलब कि जब हीट इंजन की तरह कार्य करे, जब हीट इंजन की तरह वर्क कर रहा है तो हम क्या यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी भी आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जो ये सोर्स होता है, ऊपर सोर्स होता है और नीचे हमारा क्या होता है, सिंक होता है, ठीक है। ऊपर सोर्स और नीचे सिंक होता है, बीच में हमारा लगा रहता है हीट इंजन। अब हीट इंजन है तो ये हमें वर्क देगा, ओके, ये वर्क देगा मींस कि पहले Q1 हमारा कोई हीट गया होगा, वो वर्क में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद Q2 हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। ये चीजें होती है हमारी हीट इंजन के लिए। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि हम कितना आउटपुट पा रहे हैं, कितना इनपुट देकर, वही तो एफिशिएंसी होगी। तो आउटपुट हमारा क्या है, वर्क है। वर्क आउटपुट की हम बात कर रहे हैं तो वर्क हमने जब भी बोला था कि वर्क जब भी हम बात करेंगे क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन इनपुट में क्या है, इनपुट में देखो हीट इंजन को हम क्या दे रहे हैं, हीट इंजन को केवल Q1 दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा। और अब देखिए ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट पे वर्क कर रही है तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख लेंगे, ठीक है।
तो 1 माइनस T2 की वैल्यू हमारी क्या थी, 260 थी, और T1 की वैल्यू क्या थी, 305 थी। तो यहां से हमारा हीट इंजन की एफिशिएंसी निकल के आ जाता है 1 माइनस, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकल के आ जाता है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, हम पूरा अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.147, मीन्स कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 माइनस 0.86 या फिर 0.853, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ ये आएगा 0.853 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.147 आ जाएगा हमारी एफिशिएंसी। देखिए हमने बोला था ना कि जब भी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो लेस देन हमारा 1 होगा, तो देखिए हमने एफिशिएंसी यहाँ निकाला है जो हमारी लेस देन 1 आई है। लेकिन अगर हम सीओपी की बात किए हैं तो दोनों में सीओपी देखिए ज्यादा आया है, यहाँ पर भी 6.78 आया है और यहाँ पे 5.78 आया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफी ही अच्छा लगा होगा ये सेशन, पहला चैप्टर। तो इसी तरीके से हम बने रहेंगे, बस धीरे धीरे करेंगे। देखिए एक दिन में एक वीडियो को डालेंगे और ऐसे ही समझते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसी है जो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में हमारे हैं, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है कि आने वाले चैप्टर में जो होगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें आगे की आने वाली वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।